नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्या हो गया था कि इंदिरा गांधी जी को देश में इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। हजारों पॉलिटिकल लीडर्स को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जो भी कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ बोलता उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे प्रमुख नेता भी इसमें शामिल थे। पूरे देश की मीडिया को सेंसर कर दिया गया था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर रिपोर्टर। कुछ भी बाहर आने से पहले गवर्नमेंट उसको चेक करती थी कि कहीं सरकार के अगेंस्ट में तो कुछ नहीं बोल दिया गया। जनता के मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ तक कि राज्यों की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड नागालैंड वो प्रदेश हैं जहां पर राज्य असेंबली को डिसॉल्व करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब तक तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि लोगों की हालत क्या हो गई थी। अपने ही देश में लोगों को कैदियों की तरह रहना पड़ रहा था। अगर हम इमरजेंसी लगाने के कारणों की बात करें तो इसमें मुख्य कारण था सरकार के ऊपर चारों तरफ से बढ़ता हुआ प्रेशर। अर्ली 1970s में देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। महंगाई दर 10% के आसपास पहुंच चुकी थी। करीब 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। जीडीपी ग्रोथ मुश्किल से 3 या 4% की थी। बेसिक जरूरत की चीजों की शॉर्टेज हो रखी थी। 1973 के ऑयल क्राइसिस की वजह से हालत और खराब हो गई थी, क्योंकि इंडिया कच्चे तेल का नेट आयातक देश है। जहां एक तरफ से ये सब चीजें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इंदिरा गांधी जी को एक झटका बोनस के रूप में मिल जाता है। राजनारायण जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे और इंदिरा गांधी के फॉर्मर अपोनेंट लीडर थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, जिन्होंने ये बोला कि इंदिरा गांधी ने अपना इलेक्शन गलत तरीके से जीता है। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने वोटर्स को घूस दी है, इलेक्शन में एक सेट लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च किया है और गवर्नमेंट बॉडी का अपने इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में इंदिरा गांधी को दोषी मानता है और उनकी सदस्यता को रद्द कर देता है। साथ ही साथ उनको अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी बैन कर देता है। हालांकि इंदिरा गांधी अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको एक कंडीशनल स्टे दे देता है, ये बोलते हुए कि वो अपने ऑफिस में तो बनी रहेंगी, लेकिन पार्लियामेंट में होने वाली किसी भी प्रकार की वोटिंग में शामिल नहीं हो सकती जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मिसमैनेजमेंट के चलते हुए देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, जिसमें से गुजरात का नमनीराम आंदोलन मुख्य था। गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस में खाने पीने की चीजों के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट विरोध करते हैं। बाद में इस प्रोटेस्ट को दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट को काफी पॉपुलैरिटी मिलने लगती है और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि जगह जगह पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी होती है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी भी होती है। बढ़ते हुए विरोध को देखकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल अपना इस्तीफा दे देते हैं। एक सिमिलर टाइप का आंदोलन बिहार में भी चलाया जाता है, जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इस आंदोलन का मेन थीम था टोटल वायलेशन अगेंस्ट करप्शन। जेपी नारायण केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के केंद्र बिंदु के रूप में उभरे थे। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वो सरकार के किसी भी अनलॉफुल एक्ट में सहयोग न करें। केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए विद्रोह और बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फारुद्दीन अली अहमद को देश में इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। रेस्ट ऑल यू नो।